हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं फ्रायड के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले समाजीकरण के जो सिद्धांत हमने कूले और मीड का सिद्धांत पढ़ा था। अब तीसरे नंबर पर हम फ्रायड के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रायड का जो सिद्धांत है वो उन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों में प्रमुख हैं जिन्होंने समस्त मानव व्यवहारों को कुछ मानसिक शक्तियों के अधीन माना है। यानी कि जैसे कि जो कूले थे उन्होंने व्यक्ति और समाज के व्यवहार आपसी अंतर्क्रिया से सामाजिकरण होना बताया था। वही मीड जो थे वो उन्होंने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया था। वही फ्रायड ने कहा है कि व्यक्ति के जो सभी व्यवहार होते हैं, सभी तरह के व्यवहार, वो कुछ मानसिक शक्तियों के अधीन होते हैं। फ्रायड का विचार है कि मनुष्य का व्यवहार मूल रूप से दो परस्पर विरोधी शक्तियों से प्रभावित होता है। ये शक्तियाँ हैं प्रेम तथा घृणा की शक्ति। प्रेम एक जीवन शक्ति है, जबकि घृणा को संहारक शक्ति कहा जा सकता है। फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य का जो मूल व्यवहार होता है, मतलब उसका जो ओरिजिनल बिहेवियर होता है, वो दो विरोधी शक्तियों से मिलकर बना है, जिसमें एक प्रेम है और दूसरी घृणा। प्रेम से जो है एक जीवन का निर्माण होता है, जो जीवन को शक्ति देता है, और घृणा एक विरोधी शक्ति है, जिससे सभी तरह की जो विरोधी प्रवृत्तियाँ होती हैं वो जन्म लेती हैं। जीवन शक्ति व्यक्ति को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देती है, जबकि संहारक शक्ति के क्रियाशील हो जाने पर व्यक्ति में पार्श्विक प्रवृत्तियाँ प्रभावपूर्ण बन जाती है। इसी के अधीन व्यक्ति तरह तरह के समाज विरोधी कार्य करता है तथा कल्पना से परे व्यवहारों में लग जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति में किस तरह की जो प्रवृत्ति वो है घर कर रही है, व्यक्ति उसी तरह के व्यवहार करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो है प्रेम सर्वोच्च रूप में है, तो वो एक जो है रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसर होगा, और किसी के अंदर घृणा ज़्यादा है तो वो समाज विरोधी व्यवहार करता है। तो जो फ्रायड थे उन्होंने कहा है कि साधारणतः प्रेम का घृणा पर आधिपत्य रहता है, लेकिन जब कभी भी प्रेम का अभाव कम हो जाता है तथा घृणा प्रभावपूर्ण बन जाती है, तभी व्यक्ति में असुरक्षा, भय, तनाव, चिंता के तत्व प्रबल हो जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो होते हैं व्यक्ति में प्रेम ही घृणा पर हावी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति में जो है घृणा ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो जाती है, तो व्यक्ति के अंदर जो है असुरक्षा, भय और तनाव जो है वो प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति सभी के बारे में जो है गलत विचार करने लगता है। इससे उसे स्वयं के बारे में भी एक असुरक्षा का भाव महसूस होने लगता है। इसका मतलब है कि व्यक्तित्व अथवा समाजीकरण की उचित विकास के लिए व्यक्ति में उपयुक्त दोनों शक्तियों के बीच सामंजस्य बना रहना आवश्यक है। तो जो फ्रायड थे उनका कहना था कि हालांकि ये दोनों शक्तियाँ मनुष्य के अंदर एक समय में विद्यमान रहती हैं, प्रेम घृणा से सर्वोच्च रूप में रहता है, लेकिन व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए, यानी किसी व्यक्ति के समुचित समाजीकरण के लिए, इन दोनों शक्तियों के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है, यानी सामंजस्य होना ज़रूरी है। तो फ्रायड का विचार है कि प्रेम और घृणा का विकास सदैव एक रूप में देखने को नहीं मिलता, बल्कि इनका संबंध मन के अनेक भागों से होने के कारण इनकी अभिव्यक्ति के तरीके भी अलग अलग होते हैं। फ्रायड ने मानव मन के तीन पक्षों को स्पष्ट किया है। यानी जो फ्रायड थे उन्होंने चूँकि सभी तरह के मानव व्यवहार को मन के अधीन माना है, तो उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मानव मन के तीन पक्ष बताए हैं। एक तो होता है अचेतन मन। अचेतन मन वो होता है जो तत्काल परिस्थिति में काम कर रहा होता है, जिसमें व्यक्ति की उन इच्छाओं का निवास होता है जिन्हें वह समाज के नियमों के कारण पूरा नहीं कर पाता अथवा जिनका दमन कर देता है। यानी कि जिसमें वो वाला अचेतन मन होता है जिसमें व्यक्ति की वो इच्छाएं निवास करती है जिन्हें वो करना तो चाहता है, लेकिन समाज उनके लिए उसे अनुमति नहीं दे रहा होता, तो उनके जिन इच्छाओं का वो दमन कर देता है वो उसके अचेतन मन में चले जाती है। और चेतन मन होता है जो उसमें होता है व्यक्ति के मन का व्यापक जो तत्कालीन परिस्थितियों में से संबंध। सॉरी, मैंने जो अचेतन मन के बारे में गलती से बता दिया, तो वो होता है चेतन मन, जो कि तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित होता है, जिसमें वो सब चीज़ चल रही होती हैं जो कि हम जागते हुए, यानी एक जागृत अवस्था में जो हम काम कर रहे होते हैं, वो चेतन अवस्था में चेतन मन के अंतर्गत आता है। और तीसरे नंबर पे आता है अवचेतन मन। अवचेतन मन जो होता है
पूरी तरीके से सुप्त अवस्था में नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति फिर कभी भी अवचेतन मन में स्थित प्रतिमाओं को सरलता से स्मृति पर ला सकता है। इसका मतलब होता है कि अवचेतन मन वो होता है जो कि रात को जो हम सपने देखते हैं वो हमारे अवचेतन मन में बसी हुई हमारी इच्छाएं होती हैं, जो कि पूरी ना होने की वजह से अवचेतन में चली जाती हैं, और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है हम उसे वापस अपनी स्मृति पर ला सकते हैं। तो मानव मन के इन पक्षों की अभिव्यक्ति हमें व्यक्ति के इद अहम तथा परा अहम में देखने को मिलती है। जो फ्रायड थे उन्होंने, क्योंकि मन के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या की है, तो उन्होंने इसे ईद, ईगो और सुपर ईगो के जरिए दिखाया है। उनका मतलब है ईद जो होता है वो किसी भी मन का सबसे प्रारंभिक रूप होता है, जो कि मनुष्य को जो है सुख चैन प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, चाहे वो किसी तरीके से प्राप्त किया जाए। यानी कि एक तरह से बच्चे का मन, जो कि ये नहीं जानता कि क्या गलत है और क्या सही है, बस वो कहता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करो, भले ही किसी भी तरीके से। दूसरे नंबर पर आता है अहम। अहम जो शक्ति होती है वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करने का निर्देश देती है। यानी कि कोई काम कर रहे हो, अगर आप गलत कर रहे हो तो करो, लेकिन आपको कोई देख ना ले, या जो है वो सामाजिक परिस्थिति के या तो अनुसार हो या उसे कोई देख ना रहा हो। यानी कि वो डायरेक्ट उसे करने के लिए अनुमति नहीं देती, बल्कि समाज को ध्यान में रखने का निर्देश भी देती है। परा अहम जो होता है उसका संबंध जो है सामाजिक मूल्य और विवेक से। यानी कि जब मनुष्य का जो मन होता है वो एक विकसित अवस्था में होता है, तब वो परा अहम की स्थिति होती है। परा अहम में व्यक्ति जो है समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने तथा व्यक्तियों के व्यवहारों के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के फलस्वरूप पराअहम का विकास होता है। यानी कि पराअहम जो होता है एक विकसित जो है स्टेज है इंसान के मन की, जिसमें व्यक्ति मूल्य और सामाजिक मूल्य और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए व्यवहार करता है। वो किसी भी ऐसे गलत व्यवहार से अपने आप को रोकता है जो कि समाज विरोधी है। तो फ्रायड का विचार है कि पराअहम ही व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख आधार है। यानी कि व्यक्ति का कितना समाजीकरण हुआ है या कितने अच्छे से समाजीकरण हुआ है, ये उसके जो है व्यवहार में दिख जाता है। तो पराअहम की जो स्थिति, अगर कोई व्यक्ति पराअहम की स्थिति में है तो यानी कि उसका सर्वोच्च समाजीकरण हुआ है। व्यक्ति का पराअहम जितना प्रभावपूर्ण होता है, घृणा के स्थान पर प्रेम और सहयोग का महत्व उतना ही अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व अथवा समाजीकरण की सफलता बहुत कुछ इस तथ्य पर निर्भर है कि उसका ईद और अहम पराअहम से कितना अधिक प्रभावित है। यानी कि व्यक्ति का कितना अच्छे से समाजीकरण हुआ है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति का जो पराअहम है, यानी कि जो सुपर ईगो वाली जो स्टेज है वो कितनी ज़्यादा डेवलप है। यानी उसके जो ईद और ईगो जो हैं वो कितने ज़्यादा उनके ऊपर कितना पराअहम का यानी सुपर ईगो का इफ़ेक्ट है। इस सब चीज़ से ही किसी व्यक्ति के समाजीकरण की सफलता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो फ्रायड थे, चूँकि उन्होंने मन के आधार पर व्यक्ति के समाजीकरण की बात की, तो उसने कहा है कि किस व्यक्ति का मन जो होता है वही उसके व्यवहार को कंट्रोल करता है, और व्यक्ति मन की जिस स्टेज पर होता है वो उसी तरह के व्यवहार कर रहा होता है।